हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो आपका। सभी एग्जाम में आपका एक टॉपिक आता है, भारत में बैंकिंग प्रणाली। अभी आपका यूजीसी नेट जो जून में आपका एग्जाम हुआ था, वहां पर भी इससे क्वेश्चन देखे गए थे और पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए नेट बैंकिंग से। तो हर जगह पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्लास में ऑल ओवर जितने भी बैंकिंग व्यवस्था है, जो आपका भी पोस्ट पेमेंट बैंक तक चलता है, भारतीय इतिहास में मौर्य काल से लेकर आधुनिक काल तक, क्या मौर्य काल से लेकर आधुनिक काल तक किस तरीके से बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, उसको यहाँ पे हम लोग जानेंगे। याद रखना, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके लिए इकोनॉमिक्स आता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली की। तो आपको पता है, अत्यंत प्राचीन माना जाता है बैंकिंग प्रणाली का विकास, आधुनिक विकास हुआ है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई थी, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो। यार अगर बात करते हैं प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवस्था थी। जैसे कि मौर्य काल में बात करते हैं, तो मौर्य काल में आदेश जैसी व्यवस्था प्रचलित थी। क्या मौर्य काल में आदेश नामक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसका अर्थ क्या होता, जिसका अर्थ था यह एक प्रकार का भुगतान आदेश था। जिसका अर्थ था कि किसी बैंकर को तीसरे पक्ष को धनराशि भुगतान करने का निर्देश दिया जाता हो। साहूकार और महाजन भी होते थे प्राचीन काल में। क्या होते थे प्राचीन भारत में, निम्न वर्ग के लोग बैंकिंग व्यवस्था का काम करते थे। सेठ लोग हो गए, साहूकार हो गए, महाजन हो गए। ये लोग क्या करते थे, ये लोग व्यापारियों को वित्तीय ऋण प्रदान करते थे। आपको पता होगा, आपने गिल्ड सिस्टम, श्रेणी व्यवस्था पढ़ी होगी इतिहास में। वो भी क्या करती थी, अपने व्यापारियों को, अपने समूह के लोगों को ऋण देने का काम करती थी, ऋण देने का काम करती थी। वही बात करते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आकर बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार होता है। बेटा क्या, मध्यकाल में इसका विस्तार होता है। आप देखोगे यहाँ पे हुंडी, हुंडी आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र था। क्या था आपका, विनिमय पत्र था। आपको बोल दूं पहले, क्लास आपको स्पीड में नहीं देखना है, क्योंकि मैं खुद स्पीड में बोलता हूँ, तो मतलब नहीं क्लास को स्पीड में देखने का, ठीक है ना। तो मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था हुंडी थी। हुंडी एक प्रकार का विनिमय, बिल ऑफ एक्सचेंज था। क्या था बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज था। इसका यूज क्यों, ट्रेड पेमेंट्स के लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर के लिए किया जाता है हुंडी। है ना, हुंडी किस काल की बेटा, मध्यकाल की एक विशेषता है। आधुनिक काल की बात करते हैं, तो आधुनिक काल में 1770 में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आधुनिक भारत का प्रथम बैंक था। आधुनिक भारत का प्रथम बैंक था। कब, 1717 में बनाया गया, कलकत्ता बनाया गया। इसके संस्थापक जो थे, अलेक्जेंडर एंड कंपनी इसके संस्थापक थे। हालांकि कुछ समय बाद बंद हो गया था, 1832 में जाके बंद हो गया था। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का आरंभिक बिंदु माना जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से। ध्यान रखना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब, 1770 में किसने, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने बनाया था। अन्य बैंकों की बात करें, तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 बना था। फिर आपका बंगाल बैंक 1784 बना था। हालांकि ये बैंक लंबे समय तक नहीं चल सके, कुछ ही समय पर से बंद हो गए। बात करते प्रेसिडेंसी बैंकों की। प्रेसिडेंसी बैंकों जो क्वेश्चन आता है, और सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन था, वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। याद रखना, सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो ब्रिटिश शासन के दौरान 1806 से 1843 तक तीन प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए, जिनको क्या, तीन प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। नंबर एक, बैंक ऑफ कैलकाटा। इसको बैंक ऑफ बंगाल के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि 1809 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। तो मोस्टली सब लोग इसको बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक आपको कहा जाता है, प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक आपसे कहा जाता है। तो बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है ना। बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापना 1840 में होती है, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, 1843 में होती है। देखो क्या, बैंक ऑफ बंगाल कब, 1806। कभी कभी 1809 नाम मिलेगा, क्यों मिलेगा, 1806 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से। 1809 में इसका नाम बदल दिया गया। फिर आपका बैंक ऑफ बॉम्बे आता है, बैंक ऑफ बॉम्बे आता है 1840 में आता है बेटा। और आपका 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आता है। ये तीनों आपके प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों क्या, आपके प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाने जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। विशेषताएं क्या थी भैया, अंग्रेजों के व्यापार को विकसित करने के लिए एक बैंक बनाए गए थे। इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक ना, इनकी विशेषताएं हो गई। बैंक ऑफ बंगाल ब्रिटिश भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना, ज्वाइंट स्टॉक बैंक माना जाता है।
यहाँ पे रिवाइज करो। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ कैलकाटा 1806, बैंक ऑफ बंगाल 1809। ये एक ही बैंक है, इसका नाम बदल दिया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जानते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक बैंक पूछा जाता है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपको माना जाता है। बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। 27 जनवरी 1921 को तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया। कौन कौन सी बेटा? 1809 की, 1806 की आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, 1840 की बॉम्बे और 1843 की आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में आपका एक बैंक गठित किया गया, इसको क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है ना? बंगाल कब बनाया गया था? 1806, 40, इन तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में। इसका काम क्या था बेटा? यह बैंक ऑफ गवर्नर था, सरकार का बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट था, सरकारी लेन देन का संचालन करता था। बैंकों का बैंक किसको कहा गया? अन्य बैंकों को भी बैंकिंग सुविधाएं देता था। इसको हम अर्ध केंद्रीय बैंक ही कहते थे, सेमी सेंट्रल बैंक। 1935 में आरबीआई की स्थापना था, जिसने क्या किया? केंद्रीय बैंक जैसी कई जिम्मेदारी निभाई थी। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो 1935 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में, 1955 में, चलो ना बेटा, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट पूछे तो आप बता सकते हो कि शुरुआत 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से हुई थी। क्या शुरुआत जो हुई थी आपकी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से हुई थी? 1809 में आपका एक बैंक बनाया गया था, 1840 में बनाया गया, 1847 में बनाया गया। इन तीनों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1921 के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके आपका 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हमने देखा। बात करते भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए था, बट पीडीएफ जल्दबाजी की है तो ऐसे ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगी, आप समझ जाओगे। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान कौन है बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक है। यह भारत का सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी? अब सुन लेना, महत्वपूर्ण। हिल्टन यंग आयोग कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना? इसकी स्थापना हुई थी। इसको हम लोग रॉयल कमीशन भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या? रॉयल कमीशन भी जानते हैं। हिल्टन यंग कमीशन को हम क्या? रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसने अपना काम 1 अप्रैल 1935 शुरुआत किया था। आरंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 के बाद में वर्तमान में इसका मुख्यालय बॉम्बे में। कहाँ पे? मुंबई में। याद रखना, कब से? 1937 के बाद से, 1937 के बाद से। इसका नेशनलाइजेशन तो 1949 में स्वतंत्रता के बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके प्रमुख काम क्या होते हैं बेटा? इश्यू ऑफ करेंसी, 1 रुपए के नोट को और सिक्कों को छोड़कर सब 1 रुपए के नोट और सिक्कों, सभी सिक्कों को छोड़कर सभी मुद्रा नोट आरबीआई जारी करता है। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकिंग के रूप में काम करता है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। सभी वाणिज्यिक बैंकों के जो आपके खाते होते हैं आरबीआई के पास होते हैं। अंतिम ऋणदाता होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट कोड होता है, लास्ट रिसोर्ट होता है। क्या? जब किसी बैंक को वित्तीय संकट होता है तो आरबीआई उसे सहायता देता है लोन के रूप में। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है। क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है। आरबीआई को रिवाइज कर लो आप लोग। बात करते हैं स्वतंत्रता के समय, 1947 के समय भारत में बैंकिंग सिस्टम की क्या विशेषता थी, क्या क्षमता थी, क्या स्थिति थी 1947 के समय पर? तो बात करते हैं 1947 के समय पर भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय बैंकिंग व्यवस्था कमजोर थी। लोग व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आपका जो निजी बैंक थे वो बहुत ज्यादा थे, अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपेक्षा थी, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता साहूकारों पर निर्भर थी। बात करते हैं सीमित बैंकिंग सेवाओं की, बैंकिंग विफलताएं भी लगातार हो रही थी। छोटे छोटे बैंक समय समय बंद हो जा रहे थे। स्वतंत्रता के समय बात करें तो लगभग 600 से अधिक बैंक कार्यरत थे। बात करते हैं इसके बाद स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग विनिमय अधिनियम आता है 1949 का। क्या आता है? 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है और इसके माध्यम से कुछ नियम बनाए जाते हैं जो कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में नींव के पत्थर के रूप में शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग को नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम लागू किया गया।
इसका उद्देश्य क्या था? बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना, जैसे हम लोग जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो सुरक्षा करना, बैंकिंग नियंत्रण करना और बैंकिंग लाइसेंस व्यवस्था शुरुआत करना। महत्व की बात करें तो इस अधिनियम ने आरबीआई को बैंकिंग का प्रमुख नियामक बना दिया। इसी से क्या होता? नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करते हैं 1955 में स्टेट बैंक का गठन हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में बनाया गया था, उसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। उद्देश्य क्या था बेटा? उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार करना, एग्रीकल्चर कृषि वित्त को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देना एंड राष्ट्रीय योजनाओं को क्या करता? समर्थन देना। एसबीआई की बहुत सारी सहायक बैंकें थी, लगभग 7 सहायक बैंकें थी। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, बीकानेर एंड जयपुर, सौराष्ट्र एंड इंदौर। स्टेट बैंक की 9 आपको सहायक बैंकें दिखेंगी, जिनका विलय 2008 में सुनना, 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किया गया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में कर दिया गया। कब? 2008 में। आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय 2010 में कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर इंदौर का विलय 2010 में कर दिया गया। किसमें? एसबीआई में कर दिया गया। 2017 में शेष बची हुई 5 बैंकों का तो याद रखना, आपको सिर्फ 2 बैंक याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में, क्या? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में। इन दोनों का विलय किया गया। फिर आगे चलकर 2017 में पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, बीकानेर, जयपुर, इन 5 बैंकों का विलय एसबीआई में आपका कर दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? बात करते हैं तो देखो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैसे डेवलपमेंट हो बता दिया मैंने आपको। बात करते हैं बैंकों की राष्ट्रीयकरण की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो देखो, सबसे पहले 1949 में किसका बेटा? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1955 में किसका हुआ? एसबीआई का हुआ। इस बात को आपको करना है। लेकिन हम देखते हैं भारत में दो विशेष समय पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अभी फिलहाल में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उस समय पर राष्ट्रीयकरण मतलब क्या है भैया? कि बैंकों को सरकारी बैंक बनाना, सीधी बात, बैंकों को सरकार का या सरकारी बैंक बनाना। तो बैंकिंग राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन 1969। 1960 के दशक में यह महसूस किया गया कि निजी बैंक बड़े उद्योगपतियों के हितों को अधिक महत्व दे रहे हैं। तो 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े, कितने बेटा? 14 मेजर प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। चयन का आधार क्या था? जिन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उद्देश्य क्या था बेटा? सामाजिक बैंकिंग को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर ऋण बढ़ावा देना, प्रायोरिटी सेक्टर को ऋण देना और रीजनल बैलेंस को नियंत्रित करना, ठीक है ना? ये 14 बैंक कौन कौन से थे? नाम सुनना, याद रखना। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक के बड़ौदा में खाता खुलवायो, गाना सुना है? तो इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक। मैंने बोला क्या? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट, यूको। फिर से बोलो, मैं बोलता हूँ 5-5 के ग्रुप बनाओ। इलाहाबाद बड़ौदा इंडिया, महाराष्ट्र केंद्र, सेंट्रल देना इंडियन, इंडियन ओवरसीज और पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट और यूको बैंक। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया बेटा? फर्स्ट स्टेज में 1969 में, ठीक है ना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना? याद रखना। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी कार्यकाल में। आगे जाके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनते? देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुनना, राष्ट्रीयकरण के बावजूद यह महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए तथा ग्रामीण कारीगरों के लिए बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है और इन समस्या के समाधान हेतु रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना की गई, आरआरबी की स्थापना की गई। इस बात को आपको रखना है, आरआरबी की स्थापना की गई। स्थापना वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदेश, रीजनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस 1975 के माध्यम से, जो कि 1976 में जाके एक्ट बनता है। सिफारिश किसने की थी? तो नरसिम्हा कार्यदल की सिफारिश पर आरआरबी की स्थापना की गई। नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश पर आरआरबी की स्थापना की। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। उद्देश्य की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया। कमजोर वर्गों को सहायता, छोटे किसान, सीमांत किसान,
कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगरों को सहायता देना, साहूकारों पर इससे निर्भरता कम हो सके, ठीक है ना। स्वामित्व कैसा होता था? भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी, आरआरबी में स्वामित्व किस प्रकार से होता बेटा? इंडियन गवर्नमेंट की 50% हिस्सेदारी, जो बैंक खोल रहा है उसकी 35% हिस्सेदारी, और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी आपकी होती है, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना। बैंकों की राष्ट्रीयकरण का सेकेंड स्टेज आता है 1980s में आता है। 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने महसूस किया कि बैंकिंग संसाधनों पर और अधिक सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को निजी बैंकों का 6 और निजी बैंकों को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कौन कौन से? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक्स, पंजाब सिंडिकेट बैंक और विंध्य बैंक, ठीक है ना। याद रखना 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक, टोटल कितने? टोटल 20 बैंकों का, टोटल बेटा 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक जमा हिस्सा 92% तक पहुंच गया। इस बात को आपको रखना है। कौन कौन से? आंध्रा, कॉर्पोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल, बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। अब हुआ क्या राष्ट्रीयकरण के प्रभाव? तो राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। शाखाओं का विस्तार हुआ। 1969 के बाद क्या हुआ बेटा? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोली गई। वित्तीय वित्तीय समावेशन हुआ, अर्थात कमजोर वर्गों तक क्या पहुंचा बेटा? बैंकिंग सुविधाएं पहुंची। किसी क्षेत्र को ऋण दिया गया, भाई संस्थागत ऋण उपलब्ध हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को। एमएसएमई के लिए, कुटीर उद्योग के लिए आपके लिए क्या ऋण सुविधाएं मिली। रोजगार का सृजन हुआ, ठीक है ना। नकारात्मक प्रभाव की बात करें, नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, तो लाभ प्रदाताओं की कमी हुई। सामाजिक बैंकिंग का क्या? कई बैंक लाभ कमाने में असफल रहे। इससे क्या हुआ? बैंकों में राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेस बढ़ा। ध्यान रखना, इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में बढ़ना शुरुआत हुई। प्रतिस्पर्धा का अभाव हुआ, लैक ऑफ कंपटीशन। भाई सरकारी क्षेत्र है तो प्राइवेट से, भाई कंपटीशन किस में होता है? प्राइवेट होता है। जहां पे खुली ग्रो करने का मौका मिले आपको, जहां पे ग्रो करने का मौका मिले, वहां पे आपकी प्रतिस्पर्धा होगी। यदि मैं टेस्ट करूं और टेस्ट में अपने ही 5 बच्चों को टॉप नंबर पे देता रहूं, तो कोई अन्य व्यक्ति पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा, ठीक है ना, और करेगा भी तो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। ऑपरेशन इन्फ्लुएंसी, कई बैंकिंग अक्षम और धीमे हो गए, ठीक है ना। बात करते हैं 1991 तक बैंकिंग क्षेत्र की समस्या क्या क्या थी। तो 1991 तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली अनेक संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त हो चुकी, जैसे कि उच्च एसएलआर, हाई स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब कि बैंकों को अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में रखना पड़ता था। भैया बैंक, मान लो बैंकों के पास 100 रुपए हैं, तो बैंकों को एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या, मान लो 80% तक किसके पास? सरकार के पास रखना पड़ता था, ठीक है ना। अब सरकार के पास रखा तो रखा रह गया, सरकार ने उसका उपयोग किया नहीं किया पता नहीं, बट रखा रह गया, तो उसका यूज नहीं हो रहा है। जब आप खुद बोलते हो जब कोई राशि यूज नहीं होती तो फालतू मानी जाती है, वो उसका डेवलपमेंट नहीं होता, ग्रो नहीं करती है। उच्च सीसीआर, ये फुल फॉर्म याद कर लेना बेटा, हाई स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हाई कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई के पास राशि नगद रूप में आरक्षित करनी पड़ी। निर्देशित ऋण, डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम, प्राथमिकता क्षेत्रों को अनिवार्य ऋण देना पड़ा। कम लाभ प्रदाता, ठीक है, बैंकों की आय में गिरावट हुई, एनपीए बढ़ता गया, सरकारी नियंत्रण मजबूत हुआ। इसके बाद क्या किया गया बेटा? बैंकिंग उदारीकरण किया गया और बैंकिंग सुधार किया गया। तो 1971 में भारत गंभीर भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था। नई आर्थिक नीति आई, एलपीजी मॉडल लागू किया। एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। बैंकिंग सुधारों की आवश्यकता देखी गई। क्यों भैया? क्योंकि बैंक घाटे में जा रहे थे, एनपीए बढ़ रहा था, प्रतिस्पर्धा हो नहीं रही थी, दक्षता कम होती जा रही थी, अंतरराष्ट्रीय मानकों में हमारे बैंक पीछे होते जा रहे थे। इसलिए क्या, बैंकों के लिए सुधार आवश्यक थे। ऐसे में सरकार ने क्या किया? एम नरसिम्हा, ठीक ना, कमेटी का गठन किया। नरसिम्हा समिति 1, वो नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप था। यहाँ पे नरसिम्हा समिति नंबर 1 आती है। इसके चेयरमैन नरसिम्हा होते हैं, जो कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एवं वित्तीय विशेषज्ञ थे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, लाभकारी और कौशल बनाने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था। इन्होंने सिफारिश क्या दी? तो आपको एसएलआर घटाकर 25% तक कर देना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कितने परसेंट की सिफारिश की बेटा? 25% की सिफारिश की। सीआरआर को कैश रिजर्व रेशो को क्या करना चाहिए? तर्क संगत बनाना चाहिए। ब्याज दरों में, इंटरेस्ट रेट में डीरेगुलेशन, उदारीकरण करना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण समीक्षा करनी चाहिए।
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाना चाहिए। आरबीआई को अधिक शक्ति देना चाहिए, ठीक है ना, सरकारों को आरबीआई को अधिक, ठीक है ना। ठीक, रिवाइज कर ले, महत्वपूर्ण डेट्स आपकी थी, याद कर लो इसको। नरसिम्हा समिति सेकंड आती है। 1991 में नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के बाद बैंकिंग में सुधार आरंभ हुए, लेकिन बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1998 में फिर से नरसिम्हा समिति सेकंड गठित की गई। भाई इसको नरसिम्हा समिति की एम नरसिम्हा जी की अध्यक्षता में थी, सेकंड बार इसे सेकंड कहा गया। समिति का उद्देश्य क्या था बेटा? भारतीय बैंकिंग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, ठीक ना। प्रमुख सिफारिशें क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को स्वायत्त बनाना, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकिंग को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखना जिससे इनको अधिक स्वतंत्रता दी जा सके, सरकारी हिस्सेदारी को कम करना, 30% तक करना, 33% तक, इस बात को याद रखना। बैंकों का विलय करना, बड़े और मजबूत बैंक बनाना, पूंजी पर्याप्त मानदंड, बैंकों की वित्तीय मजबूती को बढ़ावा देना, और EAR कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो को क्या करना? मजबूत करना, एनपीए को नियंत्रित करना, आरबीआई की भूमिका करना, मतलब रोल ऑफ रेगुलेशन, आरबीआई केवल नियामक के रूप में कार्य करे, स्वामित्व की भूमिका कम रहे इसकी, ठीक है ना, मालिक की भूमिका कम रहे। परिणाम क्या हुआ? अधिकांश सिफारिशें 2 वर्षों बाद लागू कर दी गई। आपका सीआर क्या होता है? तो सीआर क्या होता है बेटा? बैंकों की कुल पूंजी और जोखिम परिसंपत्तियां, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो क्या होता है? बैंकों की कुल पूंजी और जोखिम युक्त परिसंपत्तियां के अनुपात को सीएआर कहा जाता है। सीएआर क्या? जो कैपिटल है, टोटल पूंजी है, और आपका क्या रिस्क वेट एसेट्स है, जो आपकी जोखिम पूर्ण परिसंपत्तियां हैं, मतलब कि जो हमने लोन वगैरह दिए हैं उनकी वसूली होने की संभावना कम है, जो लोन वगैरह दिए बहुत सारी चीजें, ठीक ना। एक सेकेंड बस, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। तो क्लास स्पीड में वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, आप लोग स्पीड में नहीं देख रहे हो ना? अब स्पीड में नहीं देख रहे होंगे, मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्व की बात करें तो सीएआर जितना अधिक होगा, बैंक उतना ही सुरक्षित माना जाएगा, ठीक ना। बेसल मानक बनाए गए। सीआर की अवधारणा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? बेसल। ये बासेल मानक, आपसे इसको हिंदी में बासेल भी बोलते हैं, बासेल, बासेल मानक, बेसल मानक, ये अलग अलग नाम से आ रहे हैं, बासेल, बेसल। बैंकिंग से संबंधित आपके क्या है? नॉर्म्स हैं, बैंकिंग से संबंधित आपकी अवधारणा है, याद रखना, ठीक है ना। एनपीए क्या होता है? तो जब कोई, दो एनपीए आ गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है बेटा? जब कोई ऋण आधारित अवधि, जब कोई ऋण निर्धारित अवधि तक, जब कोई लोन आपके निर्धारित अवधि तक नहीं चुकाया जाता, वह एनपीए कहलाता है। इस बात को आपको करना। वर्तमान मानदंड क्या है भैया? कि अगर 90 दिनों तक किस्त जमा नहीं करते हैं, ऋण जमा नहीं करते हैं, तो वह एनपीए माना जाएगा, ठीक है। एनपीए के टाइप कितने होते हैं? सब स्टैंडर्ड एनपीए, एनपीए में क्या? सब स्टैंडर्ड एनपीए 12 माह तक एनपीए, डाउटफुल एनपीए 12 माह से अधिक, लॉसफुल एसेट, एसेट्स क्या होती है? लॉस एसेट्स जिनकी वसूली अत्यंत कम हो, ठीक है ना। एनपीए कार्ड क्या होता है भैया? राजनीतिक ऋण माफी, खराब परियोजना मूल्यांकन, आर्थिक मंदी, जानबूझकर चूक, ठीक है ना, ये आपके एनपीए के कार्ड होते हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का उदय, बात करते हैं। 1991 के बाद में बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को बैंकों की अनुमति दी गई, ठीक ना। जैसे कि आपका HDFC बैंक की स्थापना हुई 1949 1994, HDFC बैंक याद रखना। ICICI बैंक 1994, एक्सिस बैंक 1993, और इंडस इंड बैंक 1994, इनको याद रखना है। डेट्स पूछी जाती हैं। HCFC देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट कब होते हैं, हम गलतियां कब करते हैं? जब हम लोग इनको सही से नहीं पढ़ते हैं और इंटरलिंक करके नहीं पढ़ते हैं, इसको सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ते हैं भाई बैंकों की स्थापना कब हुई। अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1969 में निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब वो आपको 14 नाम याद नहीं है, या 1980 में निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको 6 नाम याद नहीं है, लेकिन उनमें से एक बीच में क्या छिपा दिया आयोग ने? HDFC छिपा दिया, और आपने जल्दबाजी की और देखा नहीं। तो बेटा HDFC तो 1994 में स्थापित हुआ था, ICICI 1994 में स्थापित हुआ था, एक्सिस बैंक 1993 में स्थापित हुआ था, और इंडस इंड बैंक 1994 में स्थापित हुआ था। इन बैंकों की थोड़ा याद रखना, बाद में स्थापित हुए थे, इसलिए राष्ट्रीयकरण में नहीं आएंगे, ठीक ना।
वित्तीय समावेशन की बात करें तो वित्तीय समावेशन क्या है बेटा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना क्या आपका वित्तीय समावेशन है। अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, बैंक खाता उपलब्ध कराना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, बीमा उपलब्ध कराना, पेंशन उपलब्ध कराना और डिजिटल भुगतान कराना। अब आती है आपकी नचिकेत मोर समिति, क्या आती है बेटा, नचिकेत मोर समिति आती है। सितंबर 2013 में आरबीआई द्वारा गठित होती है। इसके अध्यक्ष नचिकेत मोर होते हैं, ठीक है। इसका जो रिकमेंडेशन होती है क्या होती है बेटा, यूनिवर्सल बैंक अकाउंट, मतलब 18 वर्ष से अधिक प्रत्येक नागरिकों के पास बैंक खाता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या जैम जैसी योजनाएं चलाई थी, जन धन आधार जैसी योजनाएं चलाई थी, ठीक है ना। यूज ऑफ आधार, आधार को वित्तीय समावेशन का मुख्य साधन बनाना चाहिए। पेमेंट एक्सेस पॉइंट, हर व्यक्ति को भुगतान सुविधा से 15 मिनट की दूरी पर होना चाहिए, मतलब कि आपको कहीं पे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ऐसे आपके पास अब तो मोबाइल से होने लग गया है। छोटे व्यवसाय को वित्तीय सुविधाएं, फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए होना चाहिए। लघु व्यवसायों को सस्ती सस्ती वित्तीय सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, फोन पे इत्यादि हो रहा है। देखो इसलिए क्या आपका है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 2014, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है PMJDY योजना किस कमेटी की सिफारिश पर आई थी, तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर आई थी। क्या, नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आई थी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य प्रमुख सुविधाएं क्या दी गई, जीरो बैलेंस अकाउंट दिया गया आपको, रुपए कार्ड दिया गया, ATM कार्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT आपको उपलब्ध कराया गया, ठीक है ना। जैम की बात करते हैं तो भारत में वित्तीय समावेशन का आधार जन जन धन अकाउंट है। जन आधार का मतलब ए, जैम जैम जे का मतलब क्या है, जनधन अकाउंट, ए का मतलब आधार, एम का मतलब मोबाइल, ठीक है ना। जैम ट्रिनिटी, इसको क्या जैम ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा गया है। सरकार क्या था, सरकार में महत्व क्या था कि जो आपका सरकारी सब्सिडी है वो क्या हुआ आपके अकाउंट में सीधे पहुंचे लाभार्थी अकाउंट में। फिर आपकी क्या हुआ 2015 में, आरबीआई ने 2015 में पेमेंट्स बैंक की अवधारणा शुरू की। देखो नचिकेत मोर कब आई थी बेटा, नचिकेत मोर आपका आया कब आया बेटा 2013 में। PMJDY कब आया 2014 में। और आपके ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक कब आया बेटा 2015 में। इस बात को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि कई बार बच्चे इसमें डाउट होते हैं दोनों में, ठीक है ना। कारण 2015 में आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक की अवधारणा शुरू की, छोटे बचत खातों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। ये क्या कर सकते थे, ये लोग जमा स्वीकार कर सकते थे, भुगतान सेवाएं दे सकते थे, ATM और डेबिट कार्ड जारी कर सकते थे, लेकिन लोन नहीं दे सकते थे और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए पेमेंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब चूंकि जी उस समय की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, 2015 की बात हो रही है, याद रखना। तो आज के हिसाब से कंपेयर मत करना आप लोग, फिर आज के हिसाब से सुविधाएं कि क्या चेंजेस हुए वो कंपेयर करना, ठीक है ना। ये रिवाइज कर लो आप लोग। फिर आगे आगे आता है आपकी आती है PJ नायक समिति, क्या थी बेटा PJ नायक समिति 2014 में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप, कम स्वायत्ता और प्रशासनिक अक्षमता को दूर करने के लिए आरबीआई ने 2014 में PJ नायक समिति गठन किया। अध्यक्ष थे PJ नायक। समिति का उद्देश्य क्या था बेटा, बेहतर शासन करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए, स्वायत्ताओं के लिए और व्यवसायिक प्रबंधन विकसित करना। सिफारिशें क्या की इसने सिफारिशें की कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी BIC की स्थापना होनी चाहिए। समिति ने सुझाव दिया सरकार क्या करे, BIC बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्थापित करे। इसका उद्देश्य क्या रहे, इसका उद्देश्य रहे कि सरकार की बैंकिंग हिस्सेदारी को सीधे नियंत्रित करने के बजाय BIC के माध्यम से संचालित किया जाए। सरकारी हिस्सेदारी को कम करना चाहिए, सरकारी हिस्सेदारी को धीरे धीरे 50% से कम लाना चाहिए। पेशेवर बैंकों का प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करनी चाहिए। एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाए जो बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को नियुक्त करे। बैंक बोर्ड ब्यूरो याद रखना इसकी सिफारिश पर ही। अब आपसे पूछेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो किसकी सिफारिश पर, तो PJ नायक समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की 2016 में PJ नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई। इसका काम क्या है बेटा, सिलेक्शन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव, शीर्ष अधिकारी को चयन करना जैसे कि चेयरमैन, MD, डायरेक्टर्स, सुधारों की निगरानी करना, मॉनिटरिंग ऑफ रिफॉर्म्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पूंजी आवश्यकताओं पर सलाह देना,
अब आपके आगे आते हैं लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं आपके। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब तो पहले है पेमेंट्स बैंक, 2014 में क्या है बेटा, 2015 में पेमेंट्स बैंक की उदाहरण आई। अब 2018 के बाद आपके यहाँ पे आएगी क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक की उदाहरण आएगी, ठीक है ना, जो कि छोटे किसान, सूक्ष्म उद्योगों, असंगठित क्षेत्रों और निम्न आय वर्ग के लिए क्या करेंगे, लोन इत्यादि उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। इस बात को आप करना। प्रमुख फाइनेंस बैंक कौन कौन से हैं, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप देखो आईबीसी, दिवाला एवं शोध अक्षमता संहिता 2016, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्टी कोड 2016 बनाया गया। बढ़ते एनपीए और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट संकट को हल करने के लिए आईबीसी लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था रहा, इसका उद्देश्य था समय समाधान, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, दिवालिया कंपनियों को सीख समाप्त करना था। एनपीए में कमी को, खराब वसूली थी उनको खत्म करना था। विशेषता क्या थी, समय पर समाधान, 180 दिनों में इनका समाधान करना था, ठीक ना। फिर आपका लास्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी बनाया गया, याद रखना एनसीएलटी। आईबीसी मामलों की सुनवाई एनसीएलटी द्वारा की जाती है। भारत में दिवालिया प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया, ठीक ना। फिर एनपीए समाधान तंत्र आया 2002, क्या है आपका, सारफेसी एक्ट 2002, सारफेसी एक्ट 2002 पूछा जाता है आपसे, इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटीजन सिक्योरिटीस्टेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। क्या था, बैंकों को न्यायालय की अनुमति के बिना, बैंकों को न्यायालय की अनुमति के बिना गिरवी रखी संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया, क्यों, एनपी में सुधार के लिए, एनपी में सुधार के लिए। एआरसी क्या भैया, एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, खराब ऋणों को खरीदने के लिए और पुनर्गठित करने के लिए एआरसी कंपनियां बनाई गई, एआरसी कंपनियां बनाई गई। फिर बैंकों का विलय 2017 से 20 तक, मौजूद बनाना पूंजी, बहुत सारे बैंकों को विलय किया गया। एसबीआई, एसबीआई का विलय किया गया बेटा, बता है ना, एसबीआई का तीसरा विलय है जी, एसबीआई का चौथा विलय 2008 में। बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2010 में, 2010 में बैंक ऑफ इंदौर। फिर 2017 में आपका बचे हुए शेष बैंकों का, 5 बैंकों का, ठीक ना। यहाँ पे बैंक 2020 में, 2020 में, 2020 में कह रहे ना 2005 में 5 बैंकों का प्लस भारतीय महिला बैंक का भी, भारतीय महिला बैंक का भी इसमें विलय किया गया था। 2017 में क्या, एसबीआई में 5 बैंकों का और बचे हुए भारतीय महिला बैंक का भी विलय किया गया था। और 2020 में फिर से विलय होता है एसबीआई में, किसका, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ पंजाब, ठीक ना। इनका विलय कहाँ पे होता है बेटा, यार रखना, इनका विलय कहाँ होता है बेटा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब में, सिंडिकेट बैंक का केनरा में, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होता है, अलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में होता है। फिर से देख लो, पंजाब बैंक में 2 बैंकों का, केनरा में 2 बैंक, 1 बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का और इंडियन बैंक में 1 बैंक का क्या होता है आपका, मेगा विलय होता है। तो एसबीआई में 3 टाइम होता है, बकाया जाके 2020 में ये आपके अलग से विलय होते हैं। फिर डिजिटल बैंकिंग आया आपका 21वीं सदी में, भारतीय बैंकिंग तेजी से डिजिटल हुई। आपने देखा हो एटीएम आया आपका, इंटरनेट बैंकिंग बढ़ी है, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या अंतर है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या अंतर है, जो आप एसएमएस इत्यादि आपके पास आते हैं वो आपका मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग जो आप एसबीआई यूज करते हो, एसबीआई लॉग इन आईडी यूज करते हो, एसबीआई आईडी आप यूज करते हो, वो सारी चीज आपकी इंटरनेट बैंकिंग में आती हैं। वो सारी आपकी इसमें इंटरनेट बैंकिंग में आती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यूपीआई क्रांति आती है, यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यार कब हुआ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में, यूपीआई का बेटा 2016 शुरू किया गया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक ना। विशेषता क्या हुई, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर 24 घंटे 7 दिन कभी भी कर लो, वर्चुअल पेमेंट आया, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में से एक हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा बैंकिंग इतिहास, थोड़ा स्पीड में रहा हूं मैं, टू द पॉइंट लिख के भी लाया था, तो मुझे अलग से कोई चीज बतानी नहीं पड़ी है, मोस्टली सारी चीज इसमें थी। पूरा बैंकिंग प्रणाली, पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ही क्लास में आपको मिल गया है। ऐसे आप और लेक्चर चाहे तो प्ले को फॉलो करते हैं, कंबाइन प्ले लिस्ट बना रखी मैंने, उसको फॉलो करते जाए। एक लास्ट रिवीजन हम लोग देखते हैं,
देखो प्राचीन काल में बैंकिंग देखते हैं, फिर हमने क्या देखा, प्रारंभिक काल में बैंकिंग देखी हमने, प्रेसिडेंसी बैंक देखे, 3 बैंक देखे यहाँ पे, क्या, बंगाल 6 में, बॉम्बे 40 में, फिर आपका मद्रास कब देखा, 43 में, फिर इंपीरियल बैंक बना इन तीनों को मिलाकर, 1955 में इसको एसबीआई बना दिया गया, फिर आपका 1935 में आपका आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई बनाया गया, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई का नेशनलाइजेशन, एसबीआई, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन, आरआरबी, ठीक ना। फिर 1980 में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन, नरसिम्हा समिति, नरसिम्हा समिति सेकंड, सरफरेसी एक्ट, नचिकेत मोर समिति, पीजे नायक समिति, पीएम जन, पेमेंट्स बैंक, आईबीसी, यूपीआई, मेगा बैंक मर्जर, ये यार सारी चीजें लगभग हमने 2020 तक की सारी घटनाएं देख ली हैं। अब इसके बाद कोई घटना आपके न्यूज में रही हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, जब भी आप क्लास देखो कमेंट में पिन करो, जिससे क्लास अपडेट होती रहे और एक ही क्लास में सब कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और जब भी आप नोट्स बनाओ ना, तो पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, @डेस्टिनी मेकर पे, कहाँ पे, @डेस्टिनी मेकर टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो। अगर आपको कुछ नई चीज मिलती है या कुछ चीज में गलतियां हैं तो आप क्या करो, कमेंट में उसको पिन करो, ठीक है ना। कमेंट में उसको डालो, मैं उसको पिन करूंगा और सुधारूंगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट